हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल में अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि हम अभी बताएं, आखेटक, खाद्य संग्राहक और भोजन उत्पादक तक, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं आरंभिक मानव के विषय में क्या कह रहा है। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आखेटक का वैसे मतलब होता है शिकार करना और खाद्य संग्राहक का मतलब होता है भोजन इकट्ठा करने वाला। तो प्राचीन काल के लोग दोनों ही काम करते थे, आखेटक और खाद्य संग्राहक का काम करते थे। शायद इसीलिए उन्हें आखेटक और खाद्य संग्राहक का नाम दिया गया होगा। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक, खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। तो पहला कारण हम देखेंगे, क्या कारण था एक जगह से दूसरे जगह जाने का। तो पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दोस्तों, दूसरा कारण यह था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी उनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। ठीक है, तो ये दो कारण हो गया दोस्तों। पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इन इलाकों में घूमते थे। ठीक है, और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी कभी नहीं सूखता है, तो कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है?
पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। एक बात बता दूं दोस्तों, पुरातत्वविद का मतलब होता है प्राचीन काल के बारे में जानने वाले इतिहासकार। तो आगे हम देखते हैं कि यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों से औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगा कर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने में किया जाता था। कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। यहाँ पर भी हम इस मानचित्र में देख सकते हैं कि कहाँ पर आखेटक किस किन जगहों में रहते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भीमबेटका के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा, जो मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका। इस पूरा स्थल पर गुफाएं, कंदराएं मिले हैं। कुछ लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी में के पास में स्थित हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? तो जैसा हम बात कर रहे थे कि चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण होते थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। तो यहाँ इस चित्र में ये दिखाया है जो कि शैल चित्रकला है, अर्थात पत्थरों में उकेरा हुआ ये चित्र है। इनमें हमें क्या पता चलता है इनसे? तो यहाँ हम देखते हैं कि इस चित्र में जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, तो ये रहा उसका चित्र। इस चित्र में हम आसानी से देख सकते हैं। अब पूरा स्थल क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं कि पूरा स्थल आखिर है क्या। तो पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में भी उन्हें वहीं छोड़ गए थे। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में भी जानकारी मिलेगी। तो अब आगे हम देखते हैं कि आग की खोज कैसे हुई। आग की खोज
मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा को ढूंढो, जो पृष्ठ संख्या 13 का जो मानचित्र है उसमें आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। ठीक है, इसका मतलब साफ है। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आज आग का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं ये सब लोग जानते हैं, तो उसका आप आंसर लिखिएगा। अब इतिहास में दोस्तों नाम और तिथियों का बहुत बड़ा महत्व होता है। इतिहास विषय में कहा जाता है कि सबसे अधिक नाम और तिथियों का ही इस्तेमाल होता है। तो हम जिन काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। तो यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पाषाण युग। मानव इतिहास का लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी। ठीक है, तो जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इसलिए माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसी औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या अर्थ होता है? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसी अनेक नाम बताने मिलेंगे। अक्सर हम उन्हें पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं बदलती जलवायु का क्या प्रभाव पड़ा होगा। बदलती जलवायु लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसी उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों
और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। अब खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई होगी, तो हम इस बारे में इस खंड में देखते हैं। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसी अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के रूप में बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख गया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिन जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसी जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं बनाने के लिए कि क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया होगा। तो ये क्वेश्चन आपका है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़रूर देखें और नोट्स ज़रूर बना लें ताकि समय पर आपको काम आएगा। जैसे कि एग्ज़ाम्स होगा तो इसी में से क्वेश्चन दिया जाएगा। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।